वेलकम मुगीवारा, स्वागत है आप सभी का बोरू के बंजा के पार्ट 6 के अंदर। तुम्हें याद होगा लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली आकिता विनर बन जाता है बाची बाची टूर्नामेंट का, और फिर वहां पर आता है वहां का ओनर जिसका नाम होता है हिकारू। हिकारू वहां आते आकिता को बोलता है कि वो नो रूल्स नाम का एक टूर्नामेंट ज्वाइन कर ले जो कि वो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन आकिता उसको तुरंत मना कर देता है। एंड इस वजह से क्या होता है, आकिता का घर जला देता है भाई वो, और किस चीज के लिए, ताकि एंटरटेनमेंट मिल सके उसे। अब आकिता का घर जल चुका है, आकिता के पास जाने को कोई ठिकाना नहीं, एंड इसलिए आकिता सबसे पहले हिकारू के पास जाता है। फिर हिकारू से थोड़ी बहसबाजी करने के बाद फाइनली वो मान जाता है कि अब वो नो रूल्स यानी इस टूर्नामेंट का पार्ट बनेगा, इसमें पार्टिसिपेट करेगा। इसी के बाद आकिता जाता है सत्सुना के साथ उसके फ्लैट में, और फिर अब ये दोनों साथ में रहने वाले हैं। I mean, ये देखकर मेरी जो जली थी ना। इसी के बाद सत्सुना आकिता को सिखाना शुरू करती है कुछ नए टाइप्स ऑफ अटैक्स एंड डिफेंस, जिसको हम कहते हैं ग्राउंड टेक्निक्स। अब सत्सुना आकिता को कौन सी ग्राउंड टेक्निक सिखा रही है आई डोंट नो, बट अभी हम आते हैं इस सिलोंडे के ऊपर। वेल, ये अंकल जी यहाँ पर बैठकर अपना नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी इनकी शायद से बेटी यहाँ आती है। वो अपनी बेटी से कहता है गुड मॉर्निंग आओई, एंड वो उससे कहती है गुड मॉर्निंग मॉम। आई मीन ओके, इधर बगल में मॉम भी होती है, वो उससे गुड मॉर्निंग करती है बट अपने डैड से नहीं। इसी के बाद आओई अपनी मॉम से कहती है कि मैं आज डिनर नहीं करने वाली। उसकी मॉम पूछती है क्यों, तुम बाहर खाने वाली हो? एंड वो कहती है हाँ। उसका बाप उससे कहता है क्या तेरे पास बॉयफ्रेंड है? एंड वो कहती है हाँ। एंड फिर वो अपने बाप पे जो शक्ल बनाती है, आई मीन ब्रो What the hell is happening? अब उसकी मॉम उसे ब्रेकफास्ट के लिए पूछती है तो वो उसके लिए भी मना कर देती है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम इस लौंडे को दोबारा देखते हैं और ये अंकल जी इस समय अपने बॉस से चार बातें सुन रहे होते हैं। उसका बॉस उस पे चिल्ला रहा होता है वातानाबे, कितने साल हो गए तेरे को यहाँ पे काम करते हैं? हाँ। वो बोलता है हाँ सर, मैं माफी मांगता हूँ ना। यहाँ पे जो बाकी एम्प्लॉयज होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि वातानाबे का जो सेक्शन चीफ है वो उसके ऊपर फिर चिल्ला रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको सबके सामने उसके ऊपर चिल्लाना चाहिए। आई वंडर कि ये सेक्शन चीफ हमेशा इसके ऊपर क्यों चिल्लाता रहता है। तभी एक लौंडा बोलता है वेल, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, सभी लोग उसके ऊपर लुक डाउन करते हैं क्योंकि वो लौंडा कभी गुस्सा नहीं दिखाता चाहे कुछ भी हो जाए। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और वातानाबे अपने बर्गर खाते हुए रास्ते से जा रहा होता है कि तभी उसे कुछ डिलिंक्वेंट्स देखने मिल जाते हैं। इस समय वो अपनी पार्टी कर रहे होते हैं। अब चलते हुए वातानाबे का पैर उनके कैन से टकरा जाता है, जिस वजह से उनका कैन का जूस गिर जाता है, वो भी उसकी पैंट के ऊपर। वो चिल्लाने लगता है ओए ओल्ड मैन, तूने मेरी बियर गिरा दी, तेरे को तो पैसे देने पड़ेंगे इसके। वातानाबे बोलता है मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से गिर गया। तो वो लौंडा कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू मुझे नया बाय करके दे कन्वीनियंस स्टोर से, वो भी अभी। इसी के बाद कुछ लौंडे बोल रहे होते हैं मेरे पास सिगरेट्स नहीं है तो हमारे लिए सिगरेट्स भी लेकर आओ थोड़ी। लेकिन अब वातानाबे से वो कुछ और कहे उससे पहले वातानाबे उसको किक दे मारता है वो इस सर पर। वेट, दिस गाय नेवर गेट्स एंग्री राइट? तो अभी क्या हुआ? जितने भी बाकी डेलिंक्वेंट्स होते हैं वो एक के बाद एक उसके ऊपर पंच और किक्स का इस्तेमाल करते हैं और वो सभी को पेल देता है। अभी उनमें से एक बफ्ड गाय बाहर आता है, वो सोचता है अबे क्या ही है तू, मतलब थोड़ा सा एक मिडिल एज मैन ही है तो क्या कर लेगा, पर तभी वो उसको भी कूट देता है। अब इन सबको कूटने के बाद वो अपनी ट्रेन में बैठकर जाने लगता है और इस समय वो हमसे कह रहा होता है कि बहुत साल हो चुके हैं जब से उसने ऐसी चीजें करना स्टार्ट किया है। उसने जानबूझकर उनके कैन को किक किया ताकि वो उससे फाइट पिक करे। वो ये जानता है कि उसे ये सारी चीजें करना छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशंस निकालना चाहता है किसी के ऊपर। सो या ही डज दैट। लेकिन अभी भी उसके लिए सारी चीजें काफी नहीं होती, उसे और गुस्सा निकालना है। वो चाहता है लोगों को और मारना और किक करना, लेकिन उसको सबसे ज्यादा डर लगता है कि वो अरेस्ट हो गया या फिर उसको अपनी फैमिली और जॉब खोनी पड़ गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और इस समय वो ट्रेन में ही रो रहा होता है दैट आई एम वीक, एंड लोग उसको काफी ग्रोथ समझ रहे होते हैं। और इसी के बाद वो अपने घर पर वापस आ जाता है, उसके पास एक पैकेज आया होता है एंड वो फिर से नाश्ता कर रहा होता है और फिर वो अपनी बेटी को गुड मॉर्निंग कहता है, पर उसकी बेटी फिर से वही सीन गुड मॉर्निंग नहीं कहती। और जब पार्सल आया था उस पार्सल में उसके पास वो बैंड होता है जो कि हिकारू सभी को दे रहा होता है। अब इसी के बाद सी शिफ्ट होता है अगेन आकिता और सत्सुना के ऊपर, जहाँ पे सत्सुना उसे बता रही होती है कि इस चीज का इस्तेमाल करके जो ग्राउंड टेक्निक्स है तुम किसी को भी हरा सकते हो। आकिता उससे पूछता है तो क्या हम ग्राउंड टेक्निक्स को अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं? सत्सुना बोलती है यस प्लीज यूज माई बॉडी फॉर इट। आई मीन डैम। आकिता बोलता है नहीं ये बहुत ज्यादा गलत होगा। इवन इफ ये सिर्फ प्रैक्टिस है, एक बॉय और एक गर्ल जो कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स है वो ये चीजें करेंगे ग्राउंड पर अकेले एक बंद कमरे में तो गड़बड़ हो जाएगी राइट? एंड सत्सुना कहती है कि अगर तू मूड में है तो हम कुछ अलग चीजें भी कर सकते हैं। एंड ब्रो इसी के बाद सत्सुना उसको ग्रैब करती है और अपने कहीं और टच करवाते हैं जहां पर मैं भी टच होना चाहता हूं, बट दैट्स इट, दैट्स अ क्रोच। एंड उसके बाद वो उसको जमीन पे पटक देती है। अब इस पोज को देखने के बाद तुम्हें हमारे लौंडे याद नहीं आ रहे? आई मीन तुम्हें मारिया और अपने जीता याद नहीं आ रहे? उन्होंने भी अपनी आर्म बार प्रैक्टिस के टाइम पे कुछ ऐसी इनडिसेंट चीजें की थी।
खैर दे आर एंजॉयिंग इट, सो आई डोंट केयर। आकिता अपनी जान बचाकर बाहर निकलता है, पर वो कहती है गुड मॉर्निंग आकिता, जो अभी अभी मैंने किया तुम्हारे ऊपर उसे कहा जाता है फ्लाइंग ट्रायंगल चोक। और हमें बताया जाता है कि आकिता सो गया था, वो आजाद नहीं हुआ। आकिता पूछता है कि हुआ क्या, एंड उसके बाद वो बताती है कि तू पास आउट हो गया था फॉर अबाउट अ मिनट। एंड आगे सरसुना बोलती है कि अगर ये रियल फाइट होती तो 1 मिनट में तो मैं डेफिनेटली अपने ओपोनेंट को मार डालती। अगर तू इस चीज को मास्टर कर लेता है तो तू डेफिनेटली किसी को भी मार सकता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ ग्रैपलिंग टेक्निक्स। आकिता बोलता है सुनने में तो काफी ताकतवर लग रहा है और मुझे लगता है कि मैं मोटिवेटेड भी फील कर रहा हूँ। सरसुना आगे बोलती है तू डेफिनेटली काफी फील कर रहा होगा मोटिवेटेड, लेकिन अगर तेरे को ये चीज सीखनी है तो तेरे को 2 या 3 दिन की प्रैक्टिस चाहिए। आगे क्या, एंड इसी के बाद वो बताती है कि फॉर एग्जांपल अगर ट्रायंगल चोक करना है, लेकिन रियलिटी के अंदर तुम्हारा ओपोनेंट बहुत हिलता ढुलता होगा और तुम्हें छोड़ के जाने की कोशिश भी करेगा, तो तुम उसके ऊपर डायरेक्टली वो यूज नहीं कर सकते। और अगर वो तुम्हारी पोजीशन को एस्केप कर जाते हैं तो तुम काफी बड़े डिसएडवांटेज में आ जाओगे। एंड इसलिए बिगिनर्स को ये चीज ट्राई नहीं करनी चाहिए। आकिता आज तो तुम मुझे क्यों सिखा रही हो? एंड सरसुना कहती है इसलिए तो हम प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए आज रात तुम नहीं सोने वाले। अब इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है आकिता के स्कूल के अंदर, जहाँ आकिता सोया हुआ होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कुशिमा को, जो कि बोल रहा होता है वो आकिता का है। उसका घर चलने के बाद आखिर उसका हाल कैसा है? क्या ये सच बात है कि वो टीवी के ऊपर था? अब भाई कुशिमा की लौंडिया कहती है कि अगर तू इसके बारे में इतना चिंता कर रहा है तो उससे जाकर पूछ लेना। ये कुशिमा बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आगे वो कहते हैं कि मैंने तो एक्चुअली उससे पूछा कि तुम दोनों यानी रिकुदू और आकिता साथ में रह रहे हो, मैं बस ये सोच रही हूँ कि कहाँ तक वो लोग पहुंचे होंगे अपने कॉन्टैक्ट में। यानी कुशिमा बोलता है आकिता पे उतने गट्स नहीं है, वो सब नहीं कर सकता। इसी के बाद सरसुना कर बोलती है आकिता कल तो तुमने मुझे काफी सरप्राइज कर दिया, इवन आफ्टर डूइंग इट हंड्रेड्स ऑफ टाइम यू जस्ट डोंट गेट एनी बेटर। आई गेस कि तुम्हारे पास स्ट्राइकिंग के लिए भी काफी ज्यादा कम टैलेंट होगा। इसी के बाद सरसुना आगे कहती है कि कोई बात नहीं, क्लमजी लोगों के लिए हम थोड़ी और ट्रेनिंग को स्पेशल बना सकते हैं। आगिता बोलता है कि हम तो पूरी रात से काम कर रहे हैं और अभी भी तुम चाहती हो कि हम उसमें और चीजें ऐड करें। सरसुना बोलती है कि अगर तुम नहीं चाहते तो तुम और इसमें अच्छे बन सकते हो, राइट? आज रात में तुम्हें सोने नहीं देने वाली। एंड आगिता भी लाइक गिव मी अ ब्रेक। अब इन दोनों की बात सुनकर इकुशिमा और इकुशिमा के लौंडिया काफी ज्यादा ही शॉक होते हैं। आई मीन दे आर लाइक, इकुशिमा पूछता है कि वो लोग सही में कर रहे हैं क्या? एंड शी इज लाइक हाँ लगता तो है। अब एक हफ्ता बीत जाता है और इस समय हम देखते हैं आगिता के ऊपर सरसुना बैठी होती है। आगिता बोलता है हियर आई गो एंड शी सेज एनी टाइम। इसी के बाद आगिता उसके हाथ पकड़ता है और कोशिश करता है उसको उठाकर पटकने की, और फाइनली आगिता अपने लेग से वो करने में कामयाब हो जाता है और सरसुना को सबमिट करना पड़ जाता है। सरसुना कहते हैं कि प्रैक्टिस के अंदर तुम ऑलमोस्ट सब कुछ लैंड कर पा रहे हो। एंड आगिता काफी खुश हो रहा होता है कि हाँ मतलब इतने हफ्तों की ट्रेनिंग है भाई, मतलब तो मजे तो आएंगे ही। एंड आगिता भी बहुत खुश हो रहा होता है ये सोचकर कि इतने हफ्ते की ट्रेनिंग की है, ऐसे ही थोड़ी ना। एंड सरसुना बोलती है लेकिन जो बाकी लोग होते हैं नॉर्मल पीपल्स, वो बहुत जल्दी कर पाते हैं ये चीज। आई मीन बेइज्जती कर दी भाई। इसके बाद वो कहती है चलो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। आगिता बोलता है अभी थोड़ा आराम तो करने दे। एंड इसी के बाद वो कन्वीनियंस स्टोर के लिए निकल जाता है। एंड सरसुना कहती है तो मेरे लिए क्रीम पफ ले आना। अब आगिता अपने मन में ही बात करता हुआ रोड से जा रहा होता है कि तभी उसकी रिंग का जो अलार्म होता है वो बजने लग जाता है। आगिता सोचने लगता है क्या टूट गया या फिर कोई सामने आ रहा है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे वातानाबे आ जाता है और वो यहाँ आते ही आगिता से कहता है माय नेम इज इसाओ वातानाबे। तुम्हारे जैसे हाई स्कूल स्टूडेंट को ये सब काम नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे बारे में चिंता करेंगे, लेकिन उन चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हमें लोकेशन चेंज करनी चाहिए? अब इसी के बाद वातानाबे हमें बताता है कि आज का दिन भी उसका बेकार ही था, मतलब एक भी इंजॉयबल मोमेंट नहीं थे। वो बताता है कि आज ऑलवेज मेरी डॉटर ने मुझे इग्नोर किया, मैं ट्रेन के लिए डिले हो गया, क्राउड काफी ज्यादा था, मेरे बॉस ने मुझ पर फिर चिल्लाया और मेरे जूनियर मुझ पर हंसने लगे। क्या उन्हें लगता है कि मैं कोई रोबोट हूँ जिसको कुछ फील नहीं होता? मुझे भी गुस्सा आता है, इवन आई एम फ्यूरियस। अब आगिता के सामने ये सारी बातें करने के बाद वो बोलता है ओके वेट, हम यहाँ पे चैट करने के लिए नहीं आए, राइट? तो क्या हम शुरू करें? नो रूल्स, रैंक 20 इसाओ वातानाबे। आगिता अपने ग्लासेस उतारता है एंड आगिता सेज आई वांट टू ट्राई इट सून। नो रूल्स, रैंक 100 मासामिची आगिता। भाई रैंक 20 से लड़ रहा है, रैंक 100, आई मीन फिंगर्स तक नहीं है मेरे पास। ब्रो इज कुक्ड। और इस समय इन दोनों की फाइट को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है टीवी के ऊपर, बट साथ ही में ये लौंडा हिकारू भी ये देख रहा होता है। हिकारू के मैनेजर बोलती है क्या ये वर्थ भी है इनकी विक्ट्री और डिफीट को डिस्कस करना? एंड हिकारू सेज ना बिल्कुल नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल वातानाबे एक पावर हाउस है, क्योंकि उसे फुल कांटेक्ट कराटे आता है। जब वो 20 साल का था तो वो वर्ल्ड टूर्नामेंट के अंदर सेकंड आया था। इस समय उसको देखकर लगता है कि उसने कराटे क्विट कर दिया, लेकिन एक इंसान की जो स्ट्रेंथ है वो ऐसे ही फेड नहीं हो जाती। अगर दूसरे वर्ड्स में बात की जाए तो द स्ट्रॉन्गेस्ट सैलरी मैन वर्सेस एन ऑर्डिनरी
हाई स्कूल स्टूडेंट आज हम देखने वाले हैं। उसकी मैनेजर कहते हैं तो क्या आप ये देखना चाहते हैं कि आकिता को कैसे वो मारेगा? एंड ही सेज हाँ बिल्कुल सही, ये फाइट बिना रूल्स के है। अगर एक प्रॉपर मैच होता तो आकिता 100% हारता, लेकिन जिस तरह वो वायलेंस को देखता है मे बी समथिंग चेंज हो सकता है। अब आकिता सबसे पहले उसके ऊपर काफ किक का इस्तेमाल करता है। देखकर हिकारू बहुत खुश हो जाता है। लाइक ही इज गुड, वो अपने स्टेप्स को काफी आसानी से इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आकिता के इस अटैक से वातानाबे को कुछ भी नहीं होता। आकिता सोचता है एक मिनट क्या हो रहा है, ये अटैक तो डेफिनेटली उसको डायरेक्टली लगा है, तो उसको कुछ हो क्यों नहीं रहा है। आगे हमें बताया जाता है कंडीशनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। फुल कांटेक्ट कराटे के अंदर जो डिफाइनिंग ट्रेट है वो कहा जाता है बॉडी पार्ट कंडीशनिंग। सिंस की जो कंपटीशन है उसको बेयर हैंडेडली फाइट किया जाता है। जो प्रैक्टिस करने वाले लौंडे होते हैं वो अपनी बॉडीज को ट्रेन करते हैं माँ की वारा के ऊपर, और सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर जो फिस्ट और शिन है वो स्पेशली इंपॉर्टेंट है। और एक सीजन फाइटर के तौर पर वो अपने वेपन्स के अंदर इतने केपेबल हो जाते हैं कि वो ओपोनेंट को डिस्ट्रॉय तो कर ही सकते हैं पर साथ में अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं एज एन आर्मर। अब आकिता दोबारा काफ किक का इस्तेमाल करता है, बट वातानाबे के ऊपर काफ किक बिल्कुल काम नहीं करने वाली। और जैसे ही वातानाबे आकिता की तरफ पंच करने बढ़ रहा होता है तो आकिता एकदम कॉर्नर हो जाता है, और जैसे ही वो पंच करता है आकिता बच जाता है, पर उसका पंच जितना डेडली होता है, मीन डैम। आकिता सोचने लगता है कि अगर मैंने इसका हिट लिया तो आई विल डाई, तो मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन इस समय ये सब चीजें मैटर नहीं करती, सिंस कि उसके ऊपर कर्व्स काम नहीं करते, तो जो वेपन मेरे पास बचा है मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। वो यूज करता है अपने लाइटनिंग पंच का, लेकिन वातानाबे उसको आसानी से ब्लॉक कर लेता है और फिर यूज करता है अपने पंच का। इस पंच के लगने के बाद आकिता की आत्मा बाहर आ जाती है। अब स्टार्टिंग में आकिता को लग रहा था कि उसको ज्यादा अटैक का असर नहीं हुआ है, लेकिन अचानक से उसको इतना दर्द होने लगता है कि उसको लगता है कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स फटने वाले हैं। आगे हमें बताया जाता है कि द मोस्ट डेंजरस अटैक कैन नॉट बी डिसाइडेड अनकंडीशनली। सॉकर बॉल किक स्ट्राइक्स टू द क्रेविकल स्पाइन और बैक ऑफ द हेड एंड ग्रोन अटैक्स। लेकिन जो सबसे पेनफुल अटैक होता है उसे कहा जाता है बॉडी ब्लो। बॉडी ब्लो के अटैक से वो लोग कॉन्शियस तो रहते हैं, लेकिन उनकी बॉडी को बिल्कुल भी इंजरीज भी नहीं आती है, लेकिन जो पेन होता है वो काफी ज्यादा होता है, जिस वजह से वो लोग नीज पे आ जाते हैं अपनी। और जैसे ही वातानाबे आकिता की तरफ बढ़ने लगता है वो हिल नहीं पा रहा होता, और उसके बाद वो नीचे गिर जाता है। और फिर वातानाबे आकिता को जो पीटता है, आई मीन एक के बाद एक पंच, जो कि उसको लिटरली अनकॉन्शियस करने लगता है। अब इस समय आकिता जब पीट रहा होता है वातानाबे से, तभी उसे सत्सुना की बातें याद आ रही होती है कि कैसे उसने ग्राउंड टेक्निक सीखी थी, और फिर वो अपनी ग्राउंड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसके अटैक को इवेड करता है। देन उसी के बाद वो उसके हेड को होल्ड करता है अपने लेफ्ट हैंड से, उसको पुश करता है अपने आर्म से और अपने दोनों लेग्स को बाइंड कर देता है, एंड दैट इज अ ट्रायंगल चोक। और फिर वो कहता है कि क्लासरूम की पढ़ाई को भी लाइटली नहीं लिया जा सकता। क्लासरूम स्टडी, हाँ, मैंने सिर्फ कराटे ही प्रैक्टिस किया है और मैं एक ऐसा एमेच्योर रहा हूँ जिसको कि ग्राउंड टेक्निक्स के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने इस चीज को स्टडी किया था ऑन अ वीडियो साइट कॉल्ड नो रूल्स। आकिता ये सुनकर काफी शौक हो जाता है कि उसने सब टेक्निक्स को वीडियो देखकर सीखा है, और यहाँ पे मैं हफ्तों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई डिफरेंस नहीं आ पा रहा, ना ही टैलेंट में, ना ही फिजिकल एबिलिटीज में। इवन मेरी काफ किक, लाइटनिंग पंच भी और चोक ट्रायंगल भी उस पे काम नहीं कर रहा। अब इस समय हमें दिखाया जाता है कि जब सत्सुना से आकिता ने पूछा था कि अगर ये सारे मूव्स, ये सारे अटैक जिससे कि मैं जीत सकता हूँ काम नहीं करे तो मैं क्या करूँ। एंड इसी के बाद सत्सुना उससे कहती है कि तो तू हार जाएगा तो भाग जाना वहां से, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा मूव सिखा सकती हूँ जो कि काफी ज्यादा काम आ सकता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज fail and if you fail you will definitely suffer terribly। इसी के बाद वातानाबे आकिता से कहता है मेरी एक एडवाइस मानो, एज योर एल्डर तुम्हारे और मेरे बीच में स्ट्रेंथ और स्किल का काफी बड़ा डिफरेंस है। अगर मैं इसे सिंपली पुट करूं तो तुम मेरे सामने बिल्कुल जीत नहीं सकते। तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए अभी और हॉस्पिटल के लिए निकल जाना चाहिए, लेकिन अभी भी तुम फाइट करने का ट्राई क्यों कर रहे हो। आकिता सेज वेल किसे पता। एंड वातानाबे सोचने लगता कि हो क्या रहा है, इस सिचुएशन के अंदर भी वो ट्राई कर रहा है जीतने का। एंड फिर वातानाबे कहता है इट मेक्स माई स्किन क्रॉल, तुम्हारी वो आंखें बिल्कुल मेरी तरह हैं। और फिर हमें 25 इयर्स अगो का टाइम दिखाया जाता है क्योकुशिन कराटे ओपन टूर्नामेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। इस समय हमें दिखाया जाता है ईसाओ वातानाबे को, जो कि 24 इयर्स का था। उसका टीचर उससे कह रहा होता है कि तुम्हें फाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके हाथ बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो चुके थे, क्योंकि सेमीफाइनल्स के अंदर उसने अपनी फिस्ट को शैटर कर लिया था। लेकिन वो टीचर की बात नहीं मान रहा होता, वो कह रहा होता है कि नहीं मैं अभी भी फाइट करूंगा। इसका टीचर इससे कहता है कि इस टूर्नामेंट के अंदर तुम सबसे बेस्ट हो, आई नो दैट,
लेकिन तुम्हें 4 साल लगेंगे इसको जीतने के लिए। एंड वातानाबे आगे कहता है कि मैं 24 इयर्स का हूँ और 4 साल और वेट करना वो काफी लंबा हो जाएगा, और तुम्हारे एज के लॉन्डो के लिए मे भी ये मैटर नहीं करता हो 1 साल 4 साल कितने बीते, लेकिन हारना मुझे स्केयर नहीं करता। सबसे ज्यादा स्केयर ये चीज है कि मैं भाग जाऊं बिना ट्राई किए, भले यहाँ पे जीतने का बिल्कुल ही कम चांस हो, फिर भी मैं फाइट करूंगा। एंड इसका टीचर कहता है कि अगर तू फाइट करने वाला है तो जाकर जीत। एंड ही सेज यस सर, लेकिन हमेशा मिरेकल नहीं होते, एंड इसी वजह से हमारा लौंडा हार जाता है। और हार के दुख को तुम इतनी आसानी से अपने विल पावर से ओवरकम नहीं कर सकते। सिर्फ अपने सिंगल स्ट्राइक से उसके ओपोनेंट ने उसको नॉक आउट कर दिया। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि जो अटैक उसने लैंड किया वो बहुत ही बुरी जगह लगा था। उसके सर पे अटैक लगने की वजह से उसे ब्रेन कंफ्यूजन हो गया एंड इसलिए उसे रिटायर होना पड़ा। एंड इसी के बाद वातानाबे भी सोचने लगा कि अगर मेरे जैसा कोई जैसे कराटे आता है वो कराटे ही नहीं कर सकेगा, देन एवरीथिंग इज गॉन। इसी के बाद कराटे छोड़ने के बाद उसने एक जॉब ले ली और उसी के बाद वो शादी कर लेता है उसी वुमन से जिसको कि उसका बॉस उसके लिए इंट्रोड्यूस करता है। और जब उसके बच्चे हुए तो उसे संभालना आता नहीं था एंड इसलिए उसने सब कुछ अपनी वाइफ पर छोड़ दिया। एंड इसलिए वो यही सोच रहा होता है उस दिन सिर्फ मैंने वो फाइट चूज की जो मैं हार गया, मैं सब कुछ खो दिया। अगर मैंने चूज नहीं किया होता उस दिन फाइट करने का, जो बैटल मैं जीत ही नहीं सकता, तो मैं अभी भी ठीक होता। एंड इस समय वो आकिता को भी यही समझा रहा होता है कि अपनी ग्लोरी से ब्लाइंड होकर जो कि तुम विक्ट्री से पाना चाहते हो, तुम अपने रिस्क को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। अगर तुम हार जाते हो तो यू विल ओनली एंड अप मोर हर्ट, और मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब इस समय आकिता को जीतने के लिए सिर्फ एक सिंगल अटैक चाहिए। अगर उसने सिंगल अटैक कर दिया और वो जीत गया, दैट्स अ गुड विन। लेकिन इस समय यहाँ पे वातानाबे सोच रहा होता है कि उसके पास काफी सारे मूव्स नहीं है। उसने 2-3 अटैक्स का इस्तेमाल किया और उससे ज्यादा उसको क्या ही आता होगा। डिवाइडिंग स्ट्रेट पंच, बेस्ट शेल, एल्बो थ्रस्ट, स्पिनिंग बैक किक, बॉडी स्पिनिंग किक, काउंटर टू द हेड, हाई राउंड हाउस किक, क्रिसेंट किक, डबल किक, हाई नी स्ट्राइक। और ग्राउंड टेक्निक्स के अंदर अगर वातानाबे इन सभी में से एक में फंस गया तो वो उसके लिए काफी डेंजरस होगा। अब इसी के बाद हिकारू बोलता है फ्लाइंग ट्रायंगल। आई गेस द फ्लाइंग ट्रायंगल इज द वन अटैक जिससे कि आकिता इसको हराने वाला है। पर इस समय वो बोल रहा होता है कि आकिता एक टोटल एमेच्योर है, वो एटलीस्ट एक ट्रायंगल चोक तो इस्तेमाल कर ही सकता था। और मैंने ये नोटिस किया कि वो सिर्फ एम कर रहा था ट्रायंगल के लिए। इसी के बाद उसकी मैनेजर कहती है पर ट्रायंगल तो एक्सपोज हो चुका है। एंड हिकारू बोलता है कि नेक्स्ट टाइम इवन वातानाबे भी केयरफुल होगा जब वो ग्राउंड पर उसको पटकेगा। लेकिन यहीं पर आता है द फ्लाइंग ट्रायंगल। अगर एक सरप्राइज अटैक उसके ऊपर लगे तो वो डेफिनेटली सक्सीड हो सकता है। अब इसी के बाद आकिता बोलता है मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है, मुझे वो करना ही पड़ेगा, इट्स डू और डाई। और इसी के बाद वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वातानाबे सोचने लगता है क्या वो फ्लाइंग ट्रायंगल इस्तेमाल करने वाला है। ऑफ कोर्स मुझे अलर्ट पर रहना पड़ेगा ऐसी टेक्निक्स के लिए। फ्लाइंग ट्रायंगल को ऐसे ही किसी पे भी अटैक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हें क्लोज करना पड़ता है अपनी रेंज को अपने ओपोनेंट से। और वातानाबे सोचा होता है कि जैसे वो रेंज क्लोज करेगा मैं उसको हिट कर दूंगा अपने पंच से। अब जैसे आकिता उसके पास आता है वो अपने पंच का इस्तेमाल करता है। और इस समय आकिता के लिए एक गैम्बल था। फॉर एग्जांपल अगर वातानाबे ने उसके ऊपर एक हाई राउंड हाउस किक का इस्तेमाल किया होता तो वो मैच तुरंत खत्म हो जाता। लेकिन गेस करने की जगह आकिता उसके लिए प्रे बना और जिस डिफेंसिव मूव को उसने पहले देखा था उसने सेम मूव का इस्तेमाल किया जो कि वातानाबे ने इस्तेमाल किया था। और जैसे ही वो अपने आप को डिफेंस कर लेता है, उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, वो उसके पास पहुंचता है और उसे लग रहा था कि फ्लाइंग ट्रायंगल आने वाला है एंड इसलिए वो अपनी नी दे मारता है आकिता के पेट में। अब वातानाबे के नी अटैक के बाद आकिता की हालत खराब हो जाती है। लेकिन आकिता ने यहीं पर तो गैम्बल किया था। इसी के बाद जैसे ही उसकी नजर हटती है आकिता मूव करता है। वातानाबे सोचने लगता है क्या है ये सुसाइडल टेक्निक। एंड इसी के बाद आकिता इस्तेमाल करता है स्पिनिंग राउंड हाउस किक का। इस अटैक का वो खुद वेट कर रहा था कि अगर वो अटैक लगता तो आकिता हार जाता। आकिता सेम मूव का इस्तेमाल करता है वातानाबे के ऊपर और एक स्पिनिंग राउंड हाउस अटैक जो कि टोर्सो से होता है। एक ऐसी टेक्निक जहाँ पे तुम परफॉर्म करते हो फॉरवर्ड रोल लाइक अ फॉरवर्ड ब्रेक फॉल व्हाइल रिलीजिंग अ किक। जब बॉडी एक लाइंग पोजीशन में आ जाती है तो मूव करने के बाद उसे कहा जाता है सैक्रिफिशियल टेक्निक। एक ऐसी टेक्निक जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है फुल कांटेक्ट कराटे के अंदर भी। एंड इसी के बाद वातानाबे सोचता है मुझे हरा दिया गया। मैं यकीन नहीं कर सकता कि उसने अपनी फाइट के अंदर इसका इस्तेमाल किया। सिर्फ अजम्पशन के ऊपर ही टेक द अटैक हिमसेल्फ। एंड उसे याद आता है कि उस दिन भी उसके ऊपर यही अटैक का इस्तेमाल किया गया था जिससे कि वो हारा था। लेकिन वो पहले इस चीज को याद नहीं कर पाया था। अब वातानाबे आकिता के ऊपर अटैक करने लगता है, बोलता है तूने काफी अच्छा किया बट अब तू हारने वाला है। लेकिन हिकारू अभी भी यही कह रहा होता है कि इस मैच के अंदर जो जीता गैम्बल को वो था आकिता, क्योंकि जैसे ही वो पंच करने के लिए आगे बढ़ता है आकिता उसको ट्रायंगल चोक दे देता है और इस बार वो ट्रायंगल चोक से आजाद नहीं हो पाता और थोड़े ही टाइम में वातानाबे कॉन्शियसनेस खो देता है। और द विनर इज
मासामिची आकिता। एंड इसी के बाद ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो मुगिवाराज ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। आई होप कि तुम्हें पसंद आई होगी। पसंद आए तो एक लाइक छोड़ देना, वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आज मैंने एक और वीडियो अपलोड की है जुलाई 2026 के अपकमिंग एनिमे से रिलेटेड। एंड तब तक तुम लोग ये दोनों वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ। बाय बाय।